नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर वो पर्दा लगा दो। ब्राइट एग्रो क्लासेस पे आपका स्वागत है और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक रहने वाला है अपना एलपीएम का। क्योंकि कल वाले टॉपिक में हमने किसकी बातें की थी, एक तो बफेलो और आपके जो कैटल है, गाय है, उनकी हमने जो हाउसिंग प्रिंसिपल है, हाउसिंग मैनेजमेंट है, उनकी बातें कर ली थी। और इसी टॉपिक में आपके दो चीज और दे रखी है। क्या दे रखी है? एक तो जो भेड़ बकरियां हैं उनका हाउसिंग सिस्टम आपको बताना है, यानी कि उनके हाउस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, और साथ में जो पोल्ट्री मैनेजमेंट है यानी कि जो मुर्गी पालन है उसके हाउस की भी हम बात करेंगे, उनके घर के प्रबंधन की भी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, बेसिक चीजें मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। कल वाली क्लास में हमने सबसे पहले साइट सिलेक्शन की बातें की थी। ठीक है, हालांकि आज वाली क्लास में भी हम साइट सिलेक्शन की बात करेंगे, लेकिन इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साइट सिलेक्शन। ठीक है, तो वहां पर हमने साइट सिलेक्शन में जो टॉपिक्स पढ़े थे कि वहां पर लेबर होना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, चारा, जगह, ये सारी होना जरूरी है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम भेड़ बकरियों की बात करेंगे तो भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके भेड़ बकरियों के लिए चारे की अवेलेबिलिटी हो या किसी और जो है पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन चीजों की जगह की रिक्वायरमेंट, ये सारी होना जरूरी है। तो बेसिक वो वाला टॉपिक तो सेम टू सेम हो जाएगा उसमें, और इसमें ज्यादा परिवर्तन है नहीं। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो ये पूछा जाता है कि भेड़ और बकरियों के लिए जो साइट सिलेक्शन है यानी कि जगह का जो चुनाव है वो किस प्रकार से करेंगे, तो आप उसी के आधार पर लिख के आ सकते हो कि वो 5-6 चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जैसे कि फोडर हो गया यानी कि चारा हो गया, और इसके साथ में जो और आवश्यक चीजें हैं, लेबर हो गया, मार्केट हो गया, सड़क हो गई, भवन हो गया, ये सारी चीजें वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो वो सेम टू सेम हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, जो भेड़ बकरियां होती है वो अपने क्या रहती है, एकदम झुंड में रहती है। झुंड में रहने का मतलब है कि ये क्या रहती है, जो गाय की और भैंस की बात करें तो इनको क्या थोड़ा अकेला रखना पड़ता है, उनको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन भेड़ बकरियों को कम स्पेस चाहिए और ये आपस में बिल्कुल जो है पास पास में भी रह लेती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जगह कम चाहिए इनको रखने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, जो मुर्गियां होती है उनको और भी कम जगह चाहिए होती है। ठीक है, तीनों की तुलना की यदि हम बात करें तो मुर्गियों में सबसे कम जगह की रिक्वायरमेंट है, फिर भेड़ बकरियां हो गई, फिर गाय और भैंस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब जगह की बात होती है तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मेथड है। सबसे पहले भेड़ और बकरी की बात कर रहे हैं, बेसिक चीजें बता रहा हूं, फिर हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर हम भेड़ और बकरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें देखो दो प्रकार के मेथड फॉलो किए जाते हैं जब भी हाउस बनाया जाता है। तो एक तो क्या होता है, आपने देखा होगा गांव में भी हम देखते हैं, जो बकरी पालक है या भेड़ पालक है वो क्या करते हैं, बकरियों को रात के टाइम पे एक जगह बांध देते हैं या जो बाड़ा होता है उसमें ले आते हैं। ठीक है, लेकिन दिन के टाइम पे वो खुले में उनको घुमा के लेके आते हैं, वहीं पे उनका जो है फोटर हो जाता है, वहीं पे वो कुछ उनको बबूल वबूल खिला के लाए या खेजड़ी खिला के लाए तो वहीं से खिला के लेकर आते हैं। यानी कि ये जो सिस्टम है आपका, ये पूरा ओपन सिस्टम का ही एक रूप है, जिसमें आपको जो भेड़ बकरियां हैं उनको वहां पर जब शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे आपको खाना खिलाने की जरूरत नहीं होती है। हम सिर्फ घर उनको या उनके जो आवास होता है उसको सिर्फ इस उद्देश्य से बनाते हैं कि वो रात के टाइम पे वहां पर रह ले, किसी जो प्रवासी पक्षी पक्षी है या हम कहते हैं जो इनका शिकार करते हैं उस प्रकार के जीवों से उनको बचा सके, यही उद्देश्य होता है मुख्य रूप से। ठीक है, और उसमें कोई अदर उद्देश्य नहीं है हमारा कि वहां पर हम चारा भी खिलाएंगे, वहां पर पानी पिलाएंगे, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। चारा और पानी की जो बातें हैं वो बाहर होती रहती है, बाहर ही हम उनको घुमा के लाते हैं, वहीं पे खिलाते हैं और वहीं पे उनको जो है खाने पीने की चीजें हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, पूरा ओपन सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार है आपका सेमी इंटेंसिव, यानी कि इंटेंसिव में दो चीजें होती है। एक तो कंप्लीट इंटेंसिव यानी कि सघन, जिसको हिंदी में कहते हैं सघन, यानी कि इसमें क्या होगा, आपको कंप्लीटली वहीं पे जो पशु है उसको रखना है, वहीं पे पानी पिलाना है, वहीं पे उसका खाना पीना होगा, यानी कि चारे का काम वहीं पे होगा। तो कंप्लीट चीजें हम एक ही जगह उनको रख रहे हैं, एक ही जगह सारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम आपका इंटेंसिव या सघन में आ जाता है। और एक दोनों के बीच वाला है, बीच वाले में क्या करेंगे, तो कुछ टाइम के लिए उनको बाहर भी घुमाएंगे और सुबह शाम उनको दाना या जो चारा होगा वो वहीं पे हम अवेलेबल करवाएंगे। इस प्रकार का आपका क्या हो जाता है, सेमी इंटेंसिव होता है। ये तो आपके किस में हो गया, भेड़ और बकरी में हो गया। यही बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा चलते हैं हम मुर्गियों की तरफ। मुर्गियों में क्या है, तो मुर्गियों में बेसिकली एक तो आपने देखा होगा कि जब हम कम मुर्गियां रखते हैं, 10 से 12 मुर्गी या
संख्या में हम 20 तक ले जा सकते हैं, वहां तक रखें। तो बेसिकली होता क्या है कि मुर्गियों को हमें जो आपका नॉर्मल भाषा में कहें तो जो बाड़ा होता है या आसपास का घर का जो एरिया है, उसी में मुर्गियां घूम घाम के अपना जो चारा है, दाना है, वो खा लेती है। ठीक है, नॉर्मली दाना ही खाती है वो, तो दाना खा लेती है। इसको भी हम ओपन सिस्टम के रूप में जानते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका जिसको हम आवास बनाकर, जैसा कि शेड होता है ना, मुर्गी का बिल्कुल एक शेड होता है जिसको हम चारों ओर से कवर करते हैं। ठीक है, जाली लगाते हैं और साथ में ऊपर आपका रूफ भी बनाते हैं, छत भी बनाते हैं, और वहां पर पानी की उपलब्धता और वहीं पे आपके जो दाना है उसकी उपलब्धता करवाते हैं। वो आपका इंटेंसिव हो जाता है। ठीक है, और जो सघन है उसमें कई प्रकार के हैं, कई अलग अलग प्रकार होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मुर्गियों में एक चीज और फॉलो की जाती है, पिंजरा विधि। ये भी इंपॉर्टेंट है। पिंजरे में क्या करते हैं, तो ये बिल्कुल छोटा सा एक पिंजरा होता है। ठीक है, जाली का पिंजरा होता है। आपने देखा होगा कभी कभी जो ये पिकअप वाले होते हैं, ये है ना, जो पिंजरे के साथ में ही पक्षियों को ले जाते हुए आपको नजर आए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो पिंजरा होता है उसी में उनको पाला जाता है, उसी में रखा जाता है, वहीं पे पानी उपलब्ध करवाएंगे, वहीं पे उनको दाना उपलब्ध करवाएंगे, और इस छोटे से एरिया में ही वो रहेंगे। जब वो पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे तो उनको ट्रांसफर भी हम उस पिंजरे के साथ में ही करेंगे। ठीक है, और वहां पर जो है आगे फिर उनको जो भी उनका किया जाएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन वहां तक पहुंचाने तक का हम पिंजरे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विधि को हम क्या बोल देते हैं, पिंजरा विधि के रूप में जानते हैं। एक पक्षी रखेंगे तो उसे एकल पिंजरा विधि बोल देते हैं, भाई एक पक्षी है या एक से ज्यादा पक्षी है, इस प्रकार से भी रखते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ जो विधियां हैं उनके कुछ के डिसएडवांटेज है, यानी कि कोई कमियां हैं, किसी के ज्यादा फायदे हैं, तो वो कमियां और फायदे देखने हैं। बाकी सारी चीजें आपको बेसिकली समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखो, बेसिक सामान्य विचार की बात करें तो बेसिक चीजों में वही, भाई पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, वहां पर आसपास में कोई खतरा नहीं होना चाहिए, लेबर की उपलब्धता होनी चाहिए, वो बेसिक बातें, धूप मिलनी चाहिए। ये जो जितनी भी चीजें एक हम कह सकते हैं कि जो गाय और भेड़ के, ये भेड़ और बकरी के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो उपलब्ध हो जाए, उसमें सारी बेसिक चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दो, कम लागत वाली सामग्री के आधार पर हम शेड तैयार करें, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी के फर्श वाले शेड अधिक स्थान के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अधिकतर स्थानों पर जो मिट्टी के शेड होते हैं, यानी कि मिट्टी का जो फ्लोर होता है, वो सही माना जाता है भेड़ और बकरी के लिए। शेड को ऊंचे स्थान पर बनाया जाना चाहिए ताकि पानी ना भर जो है जमा हो सके, क्योंकि ये भेड़ और बकरियां होती है ना, ये इनको पानी से थोड़ी सी एलर्जी होती है। आप देखो कभी कभी जब बकरियां कहीं से गुजर रही हो और बीच में पानी की जो नाली है वो आ जाए, तो वो उसको उछल के जाएगी, है ना, उसके टच भी नहीं होती है, ऐसे डर के चलती है पानी से। ठीक है, तभी तो हम उनको नहलाते नहीं है, नहीं तो गाय, और ये गाय को भी कमी नहलाते हैं, ये जो भैंस होती है इसको खूब नहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको तो पानी पसंद है, वो तो आराम से नहाती भी है। आपने देखा होगा वैसे पानी में तैरती रहती है इधर उधर, तो वो तो आराम से नहाती है, उनको पसंद है। लेकिन भेड़ बकरी के साथ ये सिस्टम नहीं है, वो पानी से बिल्कुल डर के रहती है। ठीक है, बारिश हो गई थोड़ी सी तो कहीं पे जो है चिपक जाएगी जाकर, लेकिन जो है अपने आप को बचाएगी पानी से, ये वाली चीज देखने को मिलती है। तो इनका जो शेड है उसको भी आपको थोड़ा ऊंचा बनाना है। ऊंचे से मेरा मतलब है कि फर्श को थोड़ा सा ऊपर बनाओ ताकि पानी इकट्ठा हो जाए तो उनके पास ना जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके साथ में ही आसपास में आप ऐसे जो पेड़ हैं वो लगा सकते हैं जो कि उनके चारे के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आसपास में पेड़ भी आप लगा सकते हैं। एक तो क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा आपका अच्छा दूसरा आपका क्या होगा भाई, टेम्परेचर के साथ साथ जो ये है छाया है ये तो रहने वाली है, तो ये चीज है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है स्वच्छ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, उचित वेंटिलेशन, यानी कि हवा आती जाती जो हवा है वो आपके रहती, भाई इनमें क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होती है, शुद्ध हवा इनको चाहिए, तो हवा निकलती रहनी चाहिए, वेंटिलेशन होना जरूरी है। इसके साथ में ही हम कहते हैं कि फर्श मजबूत और पानी सोखने की क्षमता वाला होना चाहिए। यदि फर्श पे पानी आता है तो कुछ टाइम के बाद में वो सोख लिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर देखो दो चित्र भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये ओपन स्पेस वाला है, यानी कि यहाँ पर जो भेड़ बकरियां हैं वो बिल्कुल ओपन में है, और ये आपके फोडर कल्टीवेशन नियर बाय शेड, यानी कि शेड के आसपास में ही कोई चारा जो है लगा रखा है, उसमें बकरियां घूम रही है, चारा खा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी होती है कि आसपास में कोई छोटा मोटा खेत भी होता है और वहीं पे बकरियां घूम के अपना जो है चारा खा के आ जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपके ओपन सिस्टम में देखने को मिलती है, जहां पर हम कुछ टाइम के लिए बकरियों को कहाँ रख रहे हैं,
शेड में रख रहे हैं और कुछ टाइम के लिए हम कहाँ रख रहे हैं, खेत में भी उनको लेके जा रहे हैं या घुमाकर कहीं पे जो है उनको चारे की पूर्ति करवा के ला रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था आपके ओपन में ही होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं हम। अब यहाँ से जो आपके शेड के हैं वो टाइप स्टार्ट हो जाती हैं। वो बेसिक बातें थी जितनी भी हम पानी की उपलब्धता, ये सारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, यहाँ से आपके शेड के टाइप प्रारंभ हो जाते हैं और टाइप में सबसे पहला आ जाता है खुला शेड या ओपन टाइप हाउसिंग सिस्टम। किसमें, बकरियों में। कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर जो शेड था वो उसको हम ओपन बोल रहे थे, उसको हम लूज सिस्टम भी बोल रहे थे। ठीक है, इसमें गाय और भैंस में भी हम बात कर रहे थे, वो भी ओपन ही होता है। ये भी ओपन की तरह ही है क्योंकि उसी की तरह यहाँ पर भी हम इनको पाल रहे हैं। तो दोनों चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखो, जब हम ओपन की बात करते हैं तो ढके हुए क्षेत्र यानी कि जो कवर एरिया है और खुला एरिया है उसके तुलना में शेड पर्याप्त होता है। ठीक है, यानी कि कुछ मात्रा में जो है कुछ एरिया आपका कवर एरिया होगा, बारिश आ जाए तो बकरियां जाकर उस कवर एरिया में क्या हो जाए, अपने आप को छिपा ले। ठीक है, और कुछ एरिया क्या है, खुला है, बिल्कुल धूप वाला एरिया है, जहां पर मान लो धूप के टाइम पे जो है बकरियां बाहर आकर अपने आराम से धूप सेक सके। ठीक है, उस प्रकार की व्यवस्था दोनों चीजें होती है। खुले स्थान का चेन लिंक से कवर किया जाता है। देखो, लिंक का अर्थ है, चेन लिंक का अर्थ होता है, आपने वो जाली देखी होगी। ठीक है, वो आजकल जो हम ज्यादातर खेतों में इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार की एक जाली लगाकर हम चारों ओर से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि शिकारी बाहर से अंदर ना आ सके और जो भेड़ बकरियां हैं वो बाहर ना जा सके। इस प्रकार की हम व्यवस्था कर देंगे। तो ये जो चेन लिंक है इसका मतलब सीधा सीधा उस जाली से है जो कि चारों ओर लगाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में हम क्या करते हैं, निर्माण प्रारंभ करते हैं। वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके साथ में ही घास फूस की छत सस्ती होती है। ठीक है, घास फूस से बनाएंगे, आपने देखा होगा जब गांवों की बात करते हैं तो गांवों में जो आपके कई प्रकार के साधन होते हैं जिनसे हम आराम से बांस से भी बना लेते हैं। ठीक है, कई जो है पेड़ पौधे भी होते हैं उनसे भी हम क्या बना लेते हैं, छत बना लेते हैं इन पशुओं की। बेसिकली आप देखते ही हैं। ठीक है, तो एक तो ये सस्ती होती है, दूसरा ये जो एस्बेस्टस बोल रहे हैं, आपने सुना होगा, दो प्रकार के जो है आपके ये आते हैं, चद्दर आते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं। ठीक है, घरों में भी लगाते हैं। एक तो टिन का होता है, टिन का अर्थ हो गया जो लोहे जैसा दिखाई देता है, लोहे का। ठीक है, और एक होता है आपके जो हम कहते हैं कि वो जल्दी से टूट भी जाते हैं। ठीक है, और उसमें उनमें रेसे रेसे से पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो हम कहते हैं सीमेंट के भी बोल देते हैं उनको, भाई सीमेंट के चद्दर है ये तो। ठीक है, तो वो जो सीमेंट जैसे दिख रहे हैं चद्दर है वो आपके ये होते हैं, एस्बेस्टस के चद्दर होते हैं। इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सही माने जाते हैं। एक तो थोड़े ठंडे रहते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा गर्म नहीं होते हैं जितना कि आपका टिन वाला हो जाता है। ठीक है, और एक ये सस्ते भी होते हैं, दोनों चीजों में फायदा मिलता है, इसलिए इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं, दैनिक चराई कैसे होगी, तो आसपास का जितना भी एरिया है पशुओं को दिन में चराई के लिए ले जाया जाता है, केवल रात में ही शेड में रखा जाता है। जब भी इस सिस्टम की बात करेंगे तो जो चरवाहा होगा या पशुपालक होगा वो दिन में पशुओं को घुमा के लेकर आएगा, जो भी भेड़ बकरियां हैं उनको, और रात के टाइम पे यहाँ लाकर शेड में उनको क्या कर देगा, कैद कर देगा। कैद करने का अर्थ है यहाँ पर लाकर उनको बिठा देगा। तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में गहन पालन दूसरी विधि हो जाती है हमारे, जब शेड की बात करते हैं तो दूसरा है इंटेंसिव हाउसिंग सिस्टम। यानी कि इसमें क्या रखेंगे, हम पशुओं को एक जगह ही रखने की कोशिश करेंगे, या सेमी इंटेंसिव कहेंगे, उसमें क्या करेंगे, अर्ध गहन बोलेंगे उसको, यानी कि थोड़े टाइम के लिए बाहर ले जाएंगे और ज्यादातर टाइम कहाँ रखेंगे, अपने शेड में ही रखेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपकी किस में आ जाती है, इंटेंसिव में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर शेड का जो आकार और संरचना रखी जाती है वो इस प्रकार से है। देखो, ये इंटेंसिव की हम बात कर रहे हैं, शेड बना रहे हैं, वहां तो बिल्कुल ओपन और जो आपके क्लोज एरिया है वही देखने को मिलता है, यानी कि एक छत वाला एरिया है और एक खुला एरिया है, दो ही चीजें हैं वहां तो। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कहते हैं सबसे पहले शेड की लंबाई। शेड की लंबाई हम हमारे जो पशु है उसके हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई लगभग 12 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आदर्श जो चौड़ाई मानी जाती है वो 8 मीटर की मानी जाती है। ठीक है, शेड की जो चौड़ाई होगी, मान लो इस प्रकार का आपने शेड बना रखा है, तो ये जो चौड़ाई रखते हो ये लगभग 8 मीटर की ही रखनी चाहिए। ठीक है, लंबाई आप पशु के हिसाब से रख सकते हो। जो ईव होती है, ईव का अर्थ हो गया एक तरह से दीवार, 2.5 मीटर तक ऊंचाई, और जो रिज होती है, ठीक है, अच्छा ये ईव जो है सामने वाली जो दीवार होती है, क्योंकि हम ऐसे ढलान रखते हैं ना, तो ये जो सामने वाली दीवार है ये 2.5 मीटर की होनी चाहिए, और पीछे वाली जो दीवार है ये 3.5 मीटर तक रख सकते हो। जो चेन लिंक है, अभी मैं बता रहा था, जाली की बात कर रहा था, वो 4 फीट तक ऊंचाई की होनी चाहिए। ठीक है, जाली जो होनी चाहिए आपकी लगभग 4 फीट की ऊंचाई तक होनी चाहिए। ओवरहैंग का अर्थ होता है, छज्जा होता है ना,
जब हम जो है घरों में छज्जे की बात करते हैं, तो वो जो बाहर निकला हुआ छज्जा है वो लगभग आपका 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकता है बाहर निकला हुआ, ताकि पशु वहां पर भी खड़े रह सके। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये इनकी आकार के हिसाब से होती है। दूसरा, यहाँ पर भोजन और पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे, तो भोजन और पानी की व्यवस्था हम विशेष रूप से वहीं पे जो आपका हमने कह दिया शेड है उसी में सकेंद्रीय आहार यानी कि दाना मुख्य रूप से, हरा चारा और पानी, तीनों चीजों की उपलब्धता हम वहीं पे करवाएंगे जहां पर हम उनको रख रहे हैं। सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिव मेथड है तो हम बाहर कम लेकर जाएंगे, पशुओं को बाहर नहीं घुमाएंगे। अब नहीं घुमाएंगे तो वहीं पे क्या खिलाना पड़ेगा, इनको चारा खिलाना पड़ेगा। तो जो चारा है, साथ में हम कहते हैं जो दाना है, ये दोनों चीजें होना जरूरी है, नहीं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। यदि आप चारा ही चारा खिलाओगे तो भी पशु सही से अपना विकास नहीं कर पाएगा, और यदि आप दाना ज्यादा खिलाते हो तो भी पशु अपना शरीर का सही विकास नहीं कर पाता है। ठीक है, तो दोनों चीजों का होना जरूरी है। इसके साथ में ही पानी भी आप दोगे। फिर आ जाता है आपके डिफरेंट सिस्टम ऑफ शिप एंड गोट रेयरिंग। अब ये देखो, प्रणालियों में हम ये कह रहे हैं कि इंटेंसिव, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो गहन है उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, गहन सिस्टम में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। उसमें एक तो कंप्लीटली जो इंटेंसिव है उसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, इंटेंसिव सिस्टम है, इसमें हम कहते हैं भेड़ और बकरियों को पूरे चारागाह में चढ़ने के लिए छोड़ देना और पूरे मौसम तक वही रखने देना, यानी कि यहाँ पर एक फिक्स जगह हम पूरा एक एरिया कवर करेंगे। ठीक है, ये लंबा एरिया है, छोटा नहीं है, और इसमें पशु को यहाँ पर छोड़ देंगे। मान लो एक खेत है पूरा, ठीक है, एक पूरा खेत है, उसी खेत में पशुओं को घूमना है, वहीं पे चारा खाना है, वहीं पे रहना है। इस प्रकार की व्यवस्था हम करते हैं। इस पद्धति में आहार लागत बहुत कम आती है, क्योंकि हमें एक फसल उगानी होती है, मुख्य रूप से 1 या 2 फसलें उगा लेते हैं और उन फसलों को खाकर ही पशु वहीं पे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में चारागाह के पूर्ण उपयोग की संभावना कम होती है, इसलिए घूर्णन चराई विधि यहाँ पर अपनाना अधिक उपयुक्त मानी जाती है। घूर्णन चराई का अर्थ हो गया चारों ओर घुमाकर लाना और चारा चराना, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। रोटेशनल जो ग्रेजिंग मेथड है, इसमें भी वही है कि घुमाकर हम चारा खिलाएंगे और कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये वो सारी बातें हम इंटेंसिव में ही कर रहे थे। ठीक है, किसमें कर रहे थे, गहन में ही कर रहे थे। 2 मेथड हमने पढ़े हैं अभी तक। एक तो सिंपली हमने क्या पढ़ा है कि आपका जो ओपन सिस्टम है वो हमने पढ़ा है, और दूसरा मैंने कहा है आपको इंटेंसिव की बात की है, यानी कि पशु को वहीं पे रखने वाले हैं, एक ही एरिया में रखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर, देखो ये दोनों का बीच का है, सेमी इंटेंसिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, तो सेमी इंटेंसिव सिस्टम में बेसिकली हम करते क्या है, अर्ध गहन प्रणाली विस्तारित और गहन प्रणाली के बीच का संतुलन बनाती है। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो विस्तारित थी, विस्तारित को हम क्या कह रहे थे, ओपन सिस्टम, ठीक है, पूरा विस्तार वाला क्षेत्र, और दूसरा है गहन यानी कि इंटेंसिव, पूरा क्लोज सिस्टम था जिसमें हम एक ही जगह पशु को रख रहे थे। अब दोनों के बीच की बात करेंगे, क्या बात होगी, तो इसमें सीमित चराई के साथ साथ नियंत्रित चराई की जाती है, यानी कि एक तो क्या करोगे आप, घुमाकर लेकर आओगे कुछ टाइम के लिए तो पशुओं को, और कुछ मात्रा में आप उनको वहां पर शेड में भी दाना देने वाले हो, दोनों चीजें आप करने वाले हो। ठीक है, इसमें भेड़ बकरियों को आंशिक रूप से स्टॉल फीडिंग दी जाती है और रात में शेड में रखा जाता है। रात के टाइम पे शेड में रहेगी और सुबह शाम के टाइम पे उनको कुछ ना कुछ खिलाया जाएगा। ठीक है, और दिन के टाइम पे उनको घुमाया जाएगा, चारों ओर उनको घुमाकर चारा खिलाएंगे। प्रतिदिन 3 से 5 घंटे चराई होती है, ब्राउजिंग कराते हैं, ठीक है, चारों ओर घुमाते हैं। इस विधि में आहार लागत कुछ अधिक होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आहार तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो घुमाने की जो मेहनत है वो कर रहे हो, साथ में सुबह शाम चारा भी यानी कि आहार भी देना पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। फिर आ जाता है इसके लाभ क्या है, तो यहाँ पर देखो, चराई और स्टॉल फीडिंग से पोषण आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। एक तो क्या होता है, बकरियों को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, भेड़ या बकरियों को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो घूम भी लेती है तो बाहर की चीजें भी खा लेती है, और जब वो आपके वापस शेड में आती है तो हम क्या करते हैं, उनको दाना या जो चारा है वो भी खिला देते हैं। तो इस प्रकार से उनका पूरी तरह से पेट क्या हो जाता है, भर जाता है। चराई और स्टॉल फीडिंग से पोषण आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। 50 से लेकर 350 या अधिक भेड़ बकरियों को बड़े झुंड प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इतने भेड़ बकरियां हम एक साथ यहाँ पर रख सकते हैं। रूखे मौसम में, यानी कि जिस टाइम पर बाहर के जो आपका एनवायरनमेंट है, क्योंकि गर्मियों के टाइम की बात करें तो वहां पर जो ये पशु होते हैं उनको खाने को कम मिलता है। ठीक है, बाहर कम मिलेगा तो उगाए गए चारे का उपयोग किया जा सकता है। जब बाहर कम चारा है तो फिर हम उगाए गए चारे का इस्तेमाल करेंगे, हमारे खेत में जो हमने चारा उगा रखा है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, मांस और दूध उत्पादन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले
वाले बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, कम श्रम लागत के साथ ही लाभदायक प्रणाली मानी जाती है। इसके बाद में दूसरी आ जाती है आपके इंटेंसिव सिस्टम। ठीक है, अब ये इंटेंसिव सिस्टम तीसरा है, बात समझने की कोशिश करना। ये कौन सा है? गहन प्रणाली, शून्य प्रणाली। उसमें जो ओपन सिस्टम हम पढ़ रहे थे उसमें आपने सुना देखा होगा, उसमें हम एक जो है इंटेंसिव, वहां पर भी हमने बात की थी, लेकिन वो इंटेंसिव किस प्रकार का इंटेंसिव है? वो एक पूरा खेत है। ठीक है, वो वाला जो इंटेंसिव सिस्टम है उसमें हम ये कह रहे हैं कि पूरा एक खेत है, वहीं पे रखना है, वहीं पे घूमेगी और वहीं पे चारा चरेगी, लेकिन वो एक ओपन सिस्टम का ही प्रकार है। ये जो है आपका कंप्लीटली क्या है? गहन प्रणाली का ही भाग है, इसकी हम बात करने वाले हैं। इस प्रणाली में भेड़ बकरियों को लगातार आश्रय में सीमित रखा जाता है। सीमित रखने का मतलब समझते हो कि वहीं पे आपको रहना है, एक ही जगह इनको रखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था इसमें। और उन्हें स्टॉल फीडिंग यानी कि वहीं पे फीडिंग करवाई जाती है, वहीं पे इनको दाना है, जो चारा है वो दिया जाता है। ठीक है, पशुओं को स्वयं भोजन खोजने के लिए नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। मध्यम आकार के झुंड 50 से लेकर 250 तक वाले डेयरी बकरी पालन के लिए यह प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 37 से लेकर 45 बकरियां तक रखने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि इतना एरिया हो आपके पास कि उनके लिए जो चारा है वो भी आप उगा पाओ। ठीक है, साथ में उनका सीड भी हो, इसके लिए लगभग 1 हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीजें आपके क्या है? गहन प्रणाली है। इसके लाभ की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं यदि एग्रो इंडस्ट्री उत्पाद का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है, एग्रो इंडस्ट्रीज का अर्थ हो गया कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो चारा उत्पन्न होता है वो ही हम फीडिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने जो गेहूं हो गया, अपना बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इनका जो चूर्ण होता है, दलिया होता है, उसका इस्तेमाल हम मुख्य रूप से चारे के रूप में करते हैं। तो ये एग्रो इंडस्ट्री के उत्पाद हो गए। अधिक श्रम और पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, ज्यादा पैसा भी लगेगा और ज्यादा लोग भी यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। निगरानी और नियंत्रण करना पड़ता है। गोबर को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सकता है, अच्छे खाद के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि इनके जो गोबर होगा उसको हम एक जगह डालेंगे और उसको बाद में खेत में काम में ले सकते हैं। ठीक है, वहां पर ओपन सिस्टम में ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बकरियां चारों ओर घूमती है तो वो वहीं पे गोबर करके आ जाती है। अब देखो इसमें भी समझने की कोशिश करना, इंटेंसिव में भी एक सिस्टम ऐसा आता है, ये इसका ही प्रकार है इंटेंसिव का ही। इसमें डीप लिटर शेड रखी जाती है, यानी कि लिटर का मैंने पहले भी बताया था आपको, गाय भैंस में भी लिटर रखते हैं। लिटर का मीनिंग ये होता है कि जो गाय भैंस का मूत्र होता है उसको अवशोषित करने के लिए हम कुछ ना कुछ बिछावन बिछा देते हैं। ठीक है, कोई भूसा हो गया और कोई चीजें हो गई वो बिछा देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एक तो जो पशु है उसको गीलेपन का एहसास नहीं होता है, गीला नहीं होता है। ठीक है, सूखा सूखा एरिया लगता है। और दूसरा क्या होता है कि वहां पर किसी प्रकार का रोग या ऐसी कोई चीजें उत्पन्न नहीं होती है। भाई सूखा एरिया है तो रोग ये कम लगते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। जब हम लिटर सिस्टम की इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इस पद्धति में मूंगफली के छिलके, गन्ने की पत्तियां जैसे लिटर सामग्री या भूसा हो गया जो कि गाय भैंस नहीं खाते हैं, उनको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? बिछा देते हैं। ठीक है, इसके साथ में लगभग जो आधा फीट है उसकी गहराई तक हम क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। पशुओं का मूत्र और गोबर को लिटर सामग्री के साथ मिलाकर अच्छा उर्वरक भी तैयार किया जाता है। पशुओं का जो गोबर होगा, मूत्र होगा, उन सबको एक जगह बाद में इकट्ठा करके हम डाल देंगे और उसको खेत में क्या करेंगे? एक उर्वरक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिटर सामग्री को 6 महीने में हटाना आवश्यक होता है। लगभग 6 महीने के बाद में हम क्या कर देंगे? इसको हटा भी देंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि जीवन भर ही बिछाए रखेंगे, उसको चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बरसात के मौसम में अत्यधिक गीलापन होने से अमोनियम गैस बनने का खतरा रहता है, जिससे बचाव करना चाहिए। यानी कि बारिश के टाइम पे यदि आप एक बार लिटर को चेंज कर देते हो तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद में एक सिस्टम इसी में इंटेंसिव में ही है, ये दूसरा। ठीक है, इंटेंसिव का ही दूसरा प्रकार है। इसमें हम जो फर्श रखते हैं वो थोड़ा सा उठा हुआ रखते हैं। देखो एक बार चित्र के द्वारा बताता हूं फिर समझोगे आप। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये जो भेड़ बकरियां है ये ऊपर है और नीचे बिल्कुल कुछ नहीं है, यानी कि नीचे जो खंबे हैं वो लगे हुए हैं, उनका एक फर्श है, फर्श पर लिटर बिछाई हुई है और उस पर जो गाय, ये बकरियां हैं, ठीक है, गाय नहीं है, बकरियां हैं, भेड़ है, ये यहाँ पर टहल रही है। इस प्रकार का उठा हुआ सिस्टम भी रखते हैं और ये मुख्य रूप से वहां पे रखते हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, ताकि बारिश का पानी यहाँ से नीचे से चला जाए और जो बकरियां हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ऊपर इनके छत है, ठीक है, और छत के नीचे इनको रखा गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपकी क्या कहलाती है? जो
फ्लोर है उसको हम ऊपर रख के यहाँ पर मुख्य रूप से पालन करते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। एलिवेटेड फ्लोर शेड बोलते हैं इसको, ऊंचे फर्श वाला शेड। शेड का अर्थ वही होता है जहां पर आवास हम कह सकते हैं। ठीक है, पशुओं का आवास। विशेषताएं क्या है, इसमें प्रारंभिक निवेश थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, आपको स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। लकड़ी के फर्श वाले शेड में जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर पशुओं को रखा जाता है। इस प्रणाली में श्रम लागत कम होती है, लेकिन चारे के उत्पादन के लिए अधिक सिंचित भूमि की आवश्यकता होती है। उचित वो शेड आपका क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। मूत्र और गोबर फर्श पर एकत्रित होते हैं, जिससे 6 महीने में इनको हटाया जाता है। लगभग 6 महीने में क्या कर देते हैं, हम सफाई कर देते हैं। तो ये चीज आपके किस में है, एलिवेटेड फ्लोर सिस्टम में है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल इजी है। ये कुछ एरिया दिया हुआ है, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज है आपके कुक्कुट पालन की जो सिद्धांत है उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला समझ में आ गया क्या, सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि जो आपका ये बकरी वाला सिस्टम है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। देखो सिस्टम आप जो है सिंपली 3 प्रकार से याद करो इनको। यदि बीच में कोई दिक्कत होती है तो आप ऐसे याद रखो कि एक तो पूरा ओपन सिस्टम है, दूसरा सेमी इंटेंसिव है, और तीसरा आपका इंटेंसिव यानी कि गहन प्रणाली है। अब ओपन में तो क्या है, तो वही कि पशुओं को मुख्य रूप से रात के टाइम पे ही वहां पे रखेंगे शेड में, बाकी टाइम वो बाहर ही खुले में घूमेंगे, वहीं पे चारा, वहीं पे पानी, सब वहीं पे होगा। ठीक है, जैसा कि नॉर्मली हम जो है यहाँ पर देखते हैं, गाँव में देखते हैं, जो गाँव में जितने भी आपके पशुपालक होते हैं वो सुबह बकरियों को क्या करेंगे, घुमाने लेके जाएंगे। घुमाने का अर्थ है चराने लेके जाएंगे, चराकर फिर शाम तक आते हैं, शाम को आएंगे, पानी वानी पिलाएंगे और उनको वहीं पे जो है रख लेंगे अपने बाड़े में। नॉर्मली बाड़ा होता है उनका, तो बाड़े में रख लेंगे। इस प्रकार का सिस्टम आपका क्या है, ओपन सिस्टम है। ठीक है, इसके कुछ लाभ भी है, कुछ हानियां है। लाभ के रूप में यह है कि आपको पैसा कम खर्च करना पड़ता है, शेड नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो है मेहनत कम करनी पड़ती है। ठीक है, जो लागत है वो भी कम आती है चारे की, और ये भी नहीं देना पड़ता है अलग से, सारी बचत हो जाती है। दूसरी तरफ हम सेमी इंटेंसिव की बात करें तो उसमें कुछ टाइम के लिए हम पशुओं को घुमा कर लेकर आते हैं, और सुबह शाम के टाइम पे हम पशुओं को वहीं पे दाना भी खिलाते हैं, चारा भी खिलाते हैं। ठीक है, यानी कि आधा काम बाहर हो गया, आधा वहीं पे कर लेंगे। फिर आ गया इंटेंसिव। इंटेंसिव है हम कंप्लीटली रूप से क्या करते हैं, वहीं पे उनको चारा खिलाते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा टाइप हो गया। इसके कुछ फायदे और इसके कुछ नुकसान है। चलो तो फिर आगे बात करते हैं। सरिता जी ने कह दिया है कि सही है, सोनू भी कह रहा है भाई हाँ बहुत सही है। ठीक है, सोनू सैनी, कामा कॉलेज वाले, अच्छा अटेंडेंस करो भाई। कामा कॉलेज वाले कौन कौन है, तेरे अलावा कोई नहीं है भाई सोनू। ठीक है, तेरे अलावा कोई नहीं है, क्योंकि और किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, इसका मतलब तू अकेला है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो कुक्कुट पालन के सिद्धांतों की हम बात कर लेते हैं। अब देखो सिद्धांत का अर्थ है कि वही कुक्कुट को किस किस से, यानी कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गियां, तो मुर्गियों को किस किस से बचाना है, कि सर उनको पानी से भी बचाना है। ठीक है, इसके साथ में ही उनके लिए वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा उनके आते जाती रहनी चाहिए। सर्दियों के टाइम पे उनको सर्दी से बचाना है, गर्मियों के टाइम पे उनको गर्मी से बचाना है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, सिद्धांत हो गए, यही सिद्धांत होते हैं। ठीक है, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से बचाना है, आसानी से और किफायती से संचालन सुनिश्चित करना है, यानी कि हम आसानी से मैनेज कर पाए, यह सिद्धांत हो गया। नियंत्रित करने से वैज्ञानिक आहार प्रदान करना है, नियंत्रित तरीके से पक्षियों के साथ उचित सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियां बनानी है, रोग नियंत्रण करना है, उचित निगरानी रखनी है। ये क्या हो गए, सिद्धांत हो गए। वही बातें जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, दोनों में हमने भेड़ बकरियों में, गाय भैंस में पढ़ा है, वही बातें यहाँ पर है कि किस किस से बचाना है। स्थान का चयन कैसे करेंगे, तो स्थान के चयन में यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे। क्या बातें हैं, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र से थोड़ा सा दूर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुर्गियां भी क्या होती है, जो हम जैसे जानवर होते हैं ना, उनसे डरती है। ठीक है, कभी भी जाओ आप मुर्गियों के पास में, मुर्गी आपको देखकर भग जाएगी, इसका मतलब उसे पता है कि पकड़ के काट देगा ये। ठीक है, तो वो आपसे बचने की कोशिश करती है। तो थोड़ा सा आवासीय जो इलाके हैं, इंडस्ट्रियल जो एरिया है, ठीक है, उनसे थोड़ा सा मुर्गियों को क्या रखना है, दूर रखना है। इसके बाद में है उचित सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, अपेक्षाकृत सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, वही लेबर की बात हो गई। पोल्ट्री फार्म की ऊंचाई वाली भूमि पर बनाया जाना चाहिए ताकि जल भराव से बचा जा सके। उचित वेंटिलेशन होना चाहिए, यहाँ पर भी जो हवा का प्रवाह है वो अच्छा हो, हवा आती जाती रहे, इस प्रकार की व्यवस्था आपको रखनी है। लेबर होना चाहिए। इसके साथ में ही हम कहते हैं कि थोड़ा सा उठी हुई भूमि पे बनाए ताकि पानी इकट्ठा ना हो, नहीं तो मुर्गियां तैरने लग जाएगी। ठीक है,
पानी आ जाएगा तो मुर्गियों को तैरना पड़ेगा, और मुर्गियां सही से तैर नहीं पाती है तो वो मारी जाएगी। तो उससे अच्छा है भाई मुर्गियों को क्या करना है, थोड़ा ऊपर वाला जो एरिया है, उठा हुआ जो एरिया है, वहां पर आपको ये शेड बनाना है। ठीक है, इसके बाद में पोल्ट्री फार्म का लेआउट की बात कर ले। लेआउट का अर्थ हो गया कि वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें बेसिकली होनी चाहिए, वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, छोटे पोल्ट्री फार्म के लिए विशेष लेआउट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें केवल एक शेड होता है। एक शेड का अर्थ हो गया कि जो छाया वाली जगह है वो होती है बेसिकली, और ज्यादा कुछ होता नहीं है। मध्यम बड़े पोल्ट्री फार्म में भवन की स्थिति के लिए विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। आगंतुकों और बाहरी वाहनों से पक्षियों को क्या करना है, हमें बचाना है। कोई बाहर से आ रहा है, ठीक है, या जो वाहन है उनसे पशुओं को बचाने के लिए थोड़ा सा उनकी व्यवस्था अलग करनी है। ठीक है, आने जाने वाले पशुओं को डिस्टर्ब ना करे, ताजी हवा आती रहे। ठीक है, चूजे और ग्रोवर शेड के, ये अभी हम बात करेंगे, चूजे क्या होते हैं, ग्रोवर क्या होते हैं, लेयर क्या होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। ग्रोवर का अर्थ होता है जो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, जो लेयर है वो अंडे देने वाला होता है। ठीक है, अंडे देने वाली जो मुर्गियां होती है उनको हम लेयर्स के रूप में जानते हैं। तो इन सब की हम बातें करेंगे, ब्रूडर क्या होता है इनकी भी बात करेंगे। तो ये चीजें हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो चूजे और ग्रोवर है ये छोटे बच्चे ही हैं एक तरह के, इनमें 50 से 100 फीट की दूरी होनी चाहिए। यदि इनके 2 शेड है, 2 घर है, तो उनके बीच में एक दूरी होना जरूरी है। ग्रोवर और लेयर शेड के बीच में लगभग 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अंडे भंडार कक्ष, जहां पर अंडे रखे जाते हैं, कार्यालय कक्ष या चारा भंडार कक्ष को प्रवेश द्वार के पास रखना चाहिए, ताकि पोल्ट्री शेड के आसपास लोगों की आवाजाही कम की जा सके। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पोल्ट्री आवास, यहाँ पर देखो, पोल्ट्री आवास में हमें जैसा, मान लो जो भेड़ बकरी, ये भेड़ बकरी क्या पोल्ट्री है, यानी कि आपकी जो पक्षी है जिनको हम मुख्य रूप से मुर्गियां बोल रहे हैं, उनमें एज के आधार पर डिवाइड किया जाता है कि कितने महीने का है तो उसको कहाँ रखेंगे, छोटा है तो कहाँ रखेंगे, बड़े वाले को कहाँ रखेंगे, इस प्रकार से एज के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ देखो, जो ब्रूडर या चूजा होता है, ठीक है, अब ये जहां पर चूजा रह रहा है वो उसको क्या बोल देंगे, चूजाघर बोल देंगे। 0 से लेकर 8 सप्ताह की आयु तक अंडा उत्पादन करने वाले चूजों को यहाँ पाला जाता है। ठीक है, जब वो पैदा होता है तो यहाँ पर सबसे पहले उसको ब्रूडर में रखेंगे। ठीक है, चूजाघर में रखेंगे। दूसरा हो गया ग्रोवर, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इसका मतलब 8 के बाद में 9 से लेकर 18 सप्ताह तक हम कहाँ रखेंगे, आपके जो ग्रोवर हाउस है उसमें रखेंगे। सबके अलग अलग जगह होती है। इसके बाद में आ जाते हैं जो ब्रूडर क्रम ग्रोवर हाउस। अब देखो, कम का अर्थ CUM, ये इंग्लिश का शब्द है, ब्रूडर कम ग्रोवर। इसका अर्थ होता है कि ब्रूडर के साथ साथ ग्रोवर को रखना, यानी कि दोनों को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पक्षियों को 0 से लेकर 18, अब यहाँ पर टाइमिंग बढ़ा दी है, ठीक है, तक पाला जाता है। ब्रूडिंग जो ब्रूडर है उसको भी और ग्रोथ करने वाला है, दोनों चरणों को एक साथ में ही कंप्लीट करवा दिया जाता है, यानी कि एक जगह ही रखा जाता है। तो एक सिस्टम तो ऐसा हो गया जिसमें सिर्फ चूजे रखे जा रहे हैं, एक ऐसा हो गया जिसमें हम ग्रोवर को रख रहे हैं, और एक में हम दोनों को साथ में रख रहे हैं। तो ये चीज है। फिर आ गया लेयर हाउस। लेयर हाउस का अर्थ हो गया 18 सप्ताह से अधिक आयु के पक्षी को पाला जाता है, जो आमतौर पर 72 सप्ताह तक का होता है, और ये मुख्य रूप से अंडे देने का काम करते हैं। ठीक है, लेयर्स का काम क्या है, अंडे देना इनका मुख्य काम होता है। फिर आ गया ब्रॉयलर। ब्रॉयलर क्या है, तो मुर्गियों को यहाँ 6 सप्ताह की आयु तक पाला जाता है। ठीक है, फिर आता है ये ब्रीडर हाउस। ब्रीडिंग का अर्थ क्या होता है, प्रजनन करवाना। जब जो प्रजनन की प्रोसेस करवानी हो पक्षियों में, तो फिर प्रजनन के लिए क्या रखना होगा, नर और मादा को साथ रखना होगा। तो नर और मादा का जो अनुपात है उसको एक फिक्स अनुपात के साथ में ब्रीडिंग हाउस में रखा जाता है, जो ब्रीडर हाउस है उसमें रखा जाता है ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग का अर्थ होता है प्रजनन के लिए, पशुओं में जो प्रजनन होता है उसमें उसको हम ब्रीडिंग के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है पर्यावरण नियंत्रण हाउस। ऐसा हाउस जिसमें टेम्परेचर, जिसमें हवा, जिसमें आपके ह्यूमिडिटी, सारी चीजें कंट्रोल की जाती है, वो आपका क्या हो गया, जो ईवी हाउस जिसको हम कह देते हैं, वो ईसी हाउस जिसको हम कह देते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड हाउस, यानी कि एनवायरमेंट की सारी चीजें खुद इंसान कंट्रोल कर रहा है, उस प्रकार का हाउस। तो ये सारी क्या बातें हो गई आपके, ये बेसिक जो जितने भी मुर्गियों के घर होते हैं उनकी हमने बातें कर ली। अब देखो इनकी प्रणालियां, प्रणालियां का अर्थ होते हैं अलग अलग प्रकार के शेड होते हैं, उनकी हम बातें कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मुर्गियों के लिए तापमान लगभग कितना होना चाहिए, तापमान 22 से लेकर 30 होना चाहिए। अपेक्षित आर्द्रता 30 से लेकर 60 होनी चाहिए। अमोनिया का स्तर, यह अमोनिया क्या है, तो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि
जो मुर्गियों का एक्सट्रैक्ट मटेरियल है, जो खाद है, उससे क्या होता है, एक गैस उत्सर्जित होती रहती है। नमी के कांटेक्ट में आते ही वो रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और वो वहां से अमोनिया गैस उत्सर्जित करता है। यदि अमोनिया गैस का स्तर ज्यादा चला जाता है तो मुर्गियों में सांस लेने में दिक्कत होती है, वो मर सकती है, ठीक है। तो अमोनिया को ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, इसके लिए हम ध्यान रखें कि 25 ppm से कम मात्रा होनी चाहिए अमोनिया की, ठीक है। फिर आता है कूड़े की नमी। जो कूड़ा है उसमें नमी लगभग 15 से 25% तक होनी चाहिए। ज्यादा नमी होगी, कूड़ा का अर्थ वही हो गया खाद एक तरह का, तो ज्यादा नमी होगी तो यहाँ पर अमोनिया उत्पादित होने लग जाएगा, तो नमी हमें ज्यादा नहीं रखनी है। वायु प्रवाह है, 10 से लेकर 30 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से वायु वहां से गुजरती रहे, वेंटिलेशन होता रहे, ये चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद में पोल्ट्री आवास प्रणाली के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही प्रकार, यानी कि उसी टाइप की चीजें करेंगे जैसा हमने गाय भैंस में और जैसा हमने भेड़ बकरियों में पढ़ा है। क्या बातें हैं, तो फ्री रेंज स्टाइल सबसे पहला क्या आ जाता है, फ्री रेंज स्टाइल आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, तो मुर्गियां बिल्कुल खुले में घूमेगी, मौज करेगी, ठीक है। मौज करने का अर्थ है कि वहीं पे आसपास में जो घर का एरिया है उसी के आसपास में घूम लेगी, और फिर रात के टाइम पे हम उनको क्या करेंगे, एक जगह बिठा देंगे ताकि वो पशुओं से जो शिकारी है उनसे बच सके, ठीक है। दूसरा आ गया अर्ध गहन, यानी कि इसमें वही सेम इंटेंसिव, कुछ टाइम के लिए बाहर और ज्यादातर टाइम घर में रहेगी। गहन प्रणाली ये इंटेंसिव है कंप्लीट, आजकल हम ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत ज्यादा पक्षी एक साथ हमें पालने हो तब हम इंटेंसिव की बात करते हैं, ठीक है। इंटेंसिव में भी अलग अलग होती है, डीप लेटर सिस्टम होता है जैसा कि हमने वहां पर भी पढ़ा था भेड़ बकरियों में। फिर जो स्लेटेड फ्लोर है वो स्लेट कम लेटर प्रणाली, और पिंजरा प्रणाली, ये पिंजरा प्रणाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुक्त चराई प्रणाली की, ठीक है। इसमें क्या है, तो प्रणाली केवल तभी अपनाई जाती है जब पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो ताकि पक्षी को भीड़ को रोका जा सके, ठीक है। यानी कि आपके जो एरिया होना जरूरी है, जब भी हम खुले की बात करते हैं, ठीक है, तो एरिया होना जरूरी है क्योंकि पक्षी क्या करेंगे, घूम के आएंगे, ठीक है। दूसरा है इस प्रणाली में 1 हेक्टेयर भूमि पर 250 वेक्स पक्षी रखे जा सकते हैं। इस प्रणाली में आश्रय, हरा चारा, भोजन, पानी और छाया प्रदान की जाती है, सारी चीजें होती है। चूजे मुख्य रूप से खुद भोजन खोजकर क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, खुद घूमेंगे चारों ओर और भोजन प्राप्त करेंगे। आश्रय के लिए आमतौर पर अस्थायी छतें बनाई जाती है, लकड़ी के खंभों द्वारा समर्पित होती है, ठीक है। फसल कटाई के बाद खेतों का उपयोग घुमावदार तरीके से किया जाता है, यानी कि इनको घुमाने के लिए सभी प्रकार के पक्षियों को पाला जा सकता है। जैविक अंडा उत्पादन के लिए यह सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आजकल ये भी कंसेप्ट हो गया है कि अंडों में भी कई प्रकार की मिलावट आने लग गई है, क्योंकि इन मुर्गियों को हम केमिकल खिलाते हैं, कई प्रकार की चीजें खिलाते हैं जिसकी वजह से अंडे भी खराब आने लग गए हैं, ठीक है। तो लोग इसकी भी डिमांड कर रहे हैं कि अब ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन करो, यानी कि इसमें क्या करना है, आपको बाहर से कुछ नहीं खिलाना है, जो मुर्गियां हैं वो खुद ढूंढ कर जो है ऑर्गेनिक चीजें खाएगी और फिर अच्छा अंडा उत्पादन होगा। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। लाभ क्या है, तो लाभ तो एक तो पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है भाई, पैसा किस बात का खर्च, चारों ओर घुमा रहे हैं, तो पूंजी निवेश बहुत कम है, आवास की लागत भी न्यूनतम होती है, भोजन की आवश्यकता भी कम होती है और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। मिट्टी की उर्वरता क्यों बनेगी, क्योंकि जब पक्षी घूमेंगे चारों ओर तो जो अपना एक्सट्रैक्ट मटेरियल खाद है वो भी तो डाल के आएंगे ना, तो वो उस खाद का उपयोग कौन करेगी, मिट्टी करेगी, इसलिए मिट्टी कैसी रहती है, उपजाऊ रहती है। हानियां क्या है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यदि अंडे घने घास में दिए जाए तो वो मिलेंगे नहीं, ठीक है, खो जाते हैं जब तक कि विशेष घोंसला न बनाया जाए। भाई ये भी एक प्रॉब्लम है, भाई पक्षी जो है घूमता घूमता खेत में कहीं पे भी अंडे देकर आ जाता है और फिर किसान जो है चारों ओर घूमता घूमता अंडों को ढूंढता रह जाता है, तो कभी कभी अंडे मिलते ही नहीं है, तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। जंगली जानवरों द्वारा नुकसान की संभावना होती है, जंगली पक्षी रोग ला सकते हैं, ठीक है। जब बाहर जाएंगे किसी और पक्षी के टच में आएंगे तो उसकी वजह से बाहर से कुछ रोग भी आ सकते हैं, ये भी संभावना होती है। दूसरा आ गया अर्धगहन प्रणाली, इसमें क्या करेंगे, तो आधा समय शेड में और आधा समय खुले मैदान में रखेंगे, ठीक है। पक्षी रात में आवास के अनुसार घरों में बंद किया जाता है, उन्हें खुले में घूमने की अनुमति दी जाती है बाद में, उन्हें सुबह के टाइम पे मुख्य रूप से या दिन के टाइम पे वो खुले में घूमते हैं, रात में वो घर में ही रहते हैं, ठीक है। इस प्रणाली की सफलता खुले बाग की स्वच्छता बनाए रखने पर निर्भर करती है। लगभग 750 पक्षी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम रख सकते हैं, इतना एरिया हम कवर कर सकते हैं 1 हेक्टेयर में, ठीक है। इसके बाद में लाभ क्या है,
मुक्त चराई प्रणाली की तुलना में भूमि का अधिक आर्थिक उपयोग होता है। पक्षी को अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों में सुरक्षा मिलती है। बाड़ लगाने की लागत अधिक होती है। नियमित रूप से सफाई और कूड़े को हटाने की आवश्यकता होती है। ये क्या हो गए, इसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स हो गए, यानी कि इसकी हानियां हो गई। इसके बाद में आ जाता है सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला मेथड, यानी कि आपके इंटेंसिव गहन प्रणाली। इसमें क्या होता है, तो पक्षी को एक जगह रखेंगे, कहीं पे नहीं घुमाएंगे, ठीक है। उसको ना बाहर कहीं पे चारा खिलाना है, ना उसको उड़ाना है, ना उसको अंडे देना है, उसको एक ही जगह रहना है, ठीक है। अब एक ही जगह रहना है तो यहाँ पक्का आपको एक अच्छा शेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रभावी और सुविधाजनक और किफायती प्रणाली के रूप में ये जानी जाती है आधुनिक पोल्ट्री उत्पादन की जब हम बात करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे मुख्य रूप से हम क्या कर रहे हैं, आपके आसपास में यदि आप पोल्ट्री का फार्म देखने जाओगे तो वो इसी आधार पे देखने को मिलेगा कि पक्षियों को एक ही जगह रखा जा रहा है और वहीं पे उनको सारी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही है। न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक प्रबंधन यहाँ पर संभव हो पाता है। ये तो लाभ हो गए। नुकसान में हम कहते हैं कि पक्षी प्राकृतिक व्यवहार जो है, पक्षियों का प्राकृतिक व्यवहार है वो प्रभावित होता है। बीमारियों के फैलने की संभावना भी यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में आ जाता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पिंजरा प्रणाली, ठीक है। जो आपकी इंटेंसिव है उसमें अलग अलग प्रकार की होती है, लीटर वाला सिस्टम भी आता है, फ्लोर वाला भी आता है, लेकिन पिंजरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो पिंजरे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस प्रणाली में पक्षियों को उठे हुए तार की जाली के फर्श पर छोटे छोटे कक्षों में पाला जाता है। ये पिंजरे तो शेड के फर्श पर स्टैंड के साथ लगाए जाते हैं। छत से इनको लटका दिया जाता है, यानी कि इनको छत से लटका देना या कहीं पे रख देना, ठीक है, फर्श पे रख देना, इस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। पिंजरे आपने नॉर्मली देखे होंगे बाजारों में, पिकअप वाले जो है आपके ऐसे ही लेकर जाते हैं, इनको पिंजरे में ही रखकर लेकर जाते हैं। तो वो वाले पिंजरे आपको जो है किसके रूप में, इंटेंसिव विधि के रूप में ही ध्यान रखना है, पिंजरा प्रणाली। यह प्रणाली अंडा उत्पादन के लिए सबसे प्रभावी साबित हुई है, यानी कि अंडे उत्पादन करना हो तब हम पिंजरे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विश्व में 75% व्यवसायिक लेयर मुर्गियां पिंजरे में ही रखी जाती है। लेयर का अर्थ समझ गए, जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनको हम क्या कह रहे थे, लेयर कह रहे थे। तो लेयर मुर्गियों को पालने की बात हो तो 75% से ज्यादा जो मुर्गियां हैं वो पिंजरे विधि में ही पाली जा रही है। भोजन पानी की व्यवस्था पिंजरे के बाहर से की जाती है, सिवाय निपल या वाटर के, जिसे पाइपलाइन के माध्यम से लगाया जाता है। यानी कि पानी की व्यवस्था मुख्य रूप से पिंजरे में ही कर दी जाती है और जो खाना है वो हम बाहर से पिंजरे में क्या करते हैं, रखते हैं बाद में, ठीक है। उस हिसाब से स्वचालित फीडिंग ट्रॉलियां, अंडा संग्रहण बेल्टों का भी उपयोग किया जाता है। ये जो है इनके थोड़ा सा हम बढ़ा दे यदि ज्यादा बात करें तो ट्रे हो गया, बेल्ट हो गया, फर्श हो गया, गहन गड्ढे हो गए, ये सारे इसी के पार्ट होते हैं, ठीक है। ट्रे अंडों को उठाने के लिए होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लाभ क्या है, तो न्यूनतम फर्श इस स्थान की आवश्यकता होती है, यानी कि एरिया कम चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी हम इनको लटका सकते हैं, ठीक है। तो एक ही जो रूम है या एक जो शेड है उसमें बहुत सारी मुर्गियां एक साथ हम रख लेते हैं, ये फायदा है। प्रत्येक मुर्गी से अधिक अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं, चारे की बर्बादी कम होती है, बेहतर चारा दक्षता प्राप्त होती है, आंतरिक परजीवियों और मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। बीमारी और अनुपयुक्त जो पक्षी है उनकी पहचान, उन्हें हटाना आसान होता है। स्वच्छ अंडों का उत्पादन होता है, ठीक है। अंडे खाने और चोंच मारने जैसी बुरी आदतें यहाँ पर कम हो जाती है। अंडे सेने की आदत कम होती है, लिटर सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है और कृत्रिम गर्भाधान करवाया जा सकता है, ठीक है। ये कल भी हमने बात की थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि सीमेंस का उपयोग करके हम क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से कृत्रिम तौर पर भी हम प्रजनन करवा लेते हैं। गाय भैंस में भी किया जाता है, भेड़ बकरी में भी होता है और आजकल मुर्गियों में भी इसका उपयोग होने लग गया है, ठीक है। चलो हानियों की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक निवेश लागत बहुत अधिक होती है, प्रारंभिक निवेश लागत बहुत अधिक होती है। बीट को संभालना कठिन होता है, मक्खियों की समस्या अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि बीट होती है वो डायरेक्ट ड्रॉप होती रहती है, पड़ती रहती है, ठीक है, एक दूसरे पक्षियों के ऊपर। यदि हम ऊपर जो है इनको रखते हैं तो जैसे ही पक्षी बीट करता है तो ऊपर से नीचे आकर नीचे वाले पक्षियों पे आकर गिर जाती है, तो इस प्रकार की समस्या होती है, ठीक है। हाँ, बीट को संभालना कठिन है। अंडों में ब्लड स्पॉट्स की संभावना अधिक होती है। जो केज लेयर फटिंग नामक समस्या है, ठीक है, यहाँ पर केज लेयर फटिंग नामक समस्या का मतलब है कि पक्षियों को लंगड़ापन ज्यादा होता है। ये जो
केज होता है, मुख्य रूप से जो जाली होती है, उस जाली पर पक्षियों के जो पैर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो उस प्रकार की समस्या भी यहाँ पर देखने को मिलती है, बाकी और कुछ खास बातें है नहीं। पिंजरों में यदि एक ही पक्षी रख रहे हैं तो एकल पिंजरा हो गया। बहु पक्षी पिंजरा, इसमें 2 से लेकर 10 रखते हैं। और कॉलोनी पिंजरे में हम लगभग 11 जो आपके पक्षी है या उससे भी ज्यादा पक्षी हम एक साथ रख लेते हैं। ये अलग अलग पिंजरे के प्रकार हो गए, ठीक है। एकल पिंजरा हो गया, कुछ वाले यानी कि 2 से लेकर 10 वाले हो गए, और 11 वाला भी आपको देखने को मिलेगा। ये पिंजरा प्रणाली की भी बातें हमने कर ली। पिंजरा प्रणाली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा फॉलो की जा रही है आजकल, हम देखते हैं चारों ओर यही होता है। उसके बाद में इंटेंसिव मेथड, जो एक जगह रखने वाला मेथड है, उसकी हम बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सेमी इंटेंसिव और खुले वाला जो मेथड है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि क्या कमियां हैं और क्या फायदे हैं। सभी चीजों के कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, तो कमियां और फायदे आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली मेन चीज यही है। और इसी के साथ में आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट भी यहाँ पर हो जाता है। ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं उनमें एक कॉमन चीज है कि खुला मेथड रहेगा, जो आपका अर्ध गहन रहेगा और गहन सिस्टम रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार के 3 सिस्टम है, तीनों की जो कमियां हैं फायदे हैं वही आपको बेसिकली ज्यादातर देखने हैं, बाकी और एक्स्ट्रा चीजें है नहीं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था। टॉपिक कैसा है, आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बात आप बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है उसकी बात हम कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। और कल भी इसी टाइम पे क्लास होने वाली है, यानी कि लगभग अपना 3 बजे का टाइम रहता है और इसी टाइम पे हम क्लास लेकर लौटेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।